किसी भी आपदा का मतलब होता है पूरी तरह से अराजकता, चारों तरफ अफरा तफरी। लेकिन क्या इस अराजकता में भी कोई व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और इसी व्यवस्था का नाम है आपदा प्रबंधन। तो आज हम इसी प्रणाली की परतों को खोलकर समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये सिस्टम असल जिंदगी में जमीन पर कैसे काम करता है। और इसकी सबसे ताज़ा और असरदार मिसाल हमें हाल ही में देखने को मिली। याद है नवंबर 2023 उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग। जरा सोचिए, 41 मजदूर 17 दिनों तक, मतलब पूरे 400 घंटों तक अंदर फंसे रहे। ये बचाव अभियान कोई मामूली काम नहीं था। इसमें नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और रैट होल माइनिंग के वो माहिर लोग भी शामिल हुए जो हाथ से पतली सुरंगें खोदने में एक्सपर्ट होते हैं। ये सच में एक जबरदस्त टीम वर्क था। देखिए, ये जो सफल बचाव हुआ ना, ये कोई चमत्कार नहीं था और न ही ये सिर्फ किस्मत की बात थी। ये एक सोची समझी व्यवस्थित प्रणाली का नतीजा था। एक ऐसा सिस्टम जिसे भारत ने बहुत मुश्किल सबकों से गुजरकर बनाया है। तो चलिए अब जरा उस औपचारिक प्रणाली को समझते हैं जिसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं, और देखते हैं कि भारत में इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। इस पूरे सिस्टम की नींव असल में 2001 में गुजरात के भुज में आए उस भयानक भूकंप के बाद रखी गई थी। उस तबाही ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि देश को आपदाओं से निपटने के लिए एक डेडिकेटेड, एक संस्थागत सिस्टम की सख्त जरूरत है। तो ये सफर 2001 के भूकंप के बाद ही शुरू हुआ। 2005 में आया वो ऐतिहासिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसने उस संस्थागत ढांचे की नींव रखी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फिर 2006 में बनी हमारी स्पेशली ट्रेन्ड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF। अच्छा, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट आखिर है क्या? कानून के हिसाब से ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है। मतलब इसमें सिर्फ बचाव का काम नहीं आता, बल्कि आपदा को रोकना, उसके असर को कम करना, पहले से तैयार रहना और आपदा के बाद सब कुछ फिर से खड़ा करना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। इस सिस्टम का ढांचा भी एकदम साफ है। सबसे ऊपर यानी नेशनल लेवल पर है प्रधानमंत्री, जो NDMA को हेड करते हैं। फिर स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री SDMA को देखते हैं और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DDMA को। इससे ये पक्का होता है कि कोऑर्डिनेशन ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक एकदम सही बना रहे। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है। असल में आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। 2014 से 2023 के बीच राज्यों को आपदा से निपटने के लिए जो फंड दिया गया, वो पिछले 9 सालों के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा था। ये एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो हमने सिस्टम का ढांचा समझ लिया, उसके लिए बढ़ता हुआ निवेश भी देख लिया, लेकिन ये काम कैसे करता है? असल में ये एक लगातार चलने वाला चक्र है जिसके अलग अलग पड़ाव हैं। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि आपदा प्रबंधन सिर्फ आपदा आने पर ही नहीं शुरू होता। ये एक साइकिल है। आपदा से पहले होता है शमन और तैयारी, आपदा के दौरान प्रतिक्रिया और आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति, और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। इसको और आसानी से समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, सक्रिय और प्रतिक्रियाशील। आपदा से पहले के काम जैसे कि खतरों का पता लगाना या अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना, ये सब सक्रिय कदम है। और आपदा के बाद के काम जैसे बचाव और राहत, ये प्रतिक्रियाशील होते हैं। जोर हमेशा सक्रिय रहने यानी प्रोएक्टिव होने पर दिया जाता है। अभी तक हमने सरकार के टॉप डाउन सिस्टम की बात की, लेकिन इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा कौन है? चलिए पता लगाते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए, जब कोई आपदा आती है तो मदद के लिए सबसे पहले कौन पहुंचता है? क्या वो सेना होती है, NDRF या सरकार? नहीं, सबसे पहले पहुंचता है समुदाय। हमारे आस पड़ोस के लोग, वही होते हैं असली फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। और यहीं पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन यानी CBDM की भूमिका आती है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। स्थानीय लोग ही अपने इलाके के खतरों और संसाधनों को सबसे बेहतर जानते हैं। सोचिए, किसी तटीय गांव के मछुआरों को समुद्र के बदलते मिजाज का जो ज्ञान होता है, वो किसी बाहरी टीम के पास कैसे हो सकता है? CBDM इसी स्थानीय ज्ञान को ताकत देता है ताकि राहत योजनाएं समुदाय की असली जरूरतों के हिसाब से बने। ये एक बॉटम अप अप्रोच है जो सरकारी सिस्टम को पूरा करता है।
तो हमने नेशनल, स्टेट और कम्युनिटी लेवल पर तो इस सिस्टम को समझ लिया, लेकिन अब सवाल आता है व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर। यहाँ तैयारी कितनी जरूरी है? ये एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है। क्या परिवार के पास कोई इमरजेंसी प्लान है? क्या सबको ये पता है कि अगर कोई आपात स्थिति आ जाए तो मिलना कहाँ है? रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं एक बहुत ही सरल सलाह देती हैं। 2 मीटिंग स्पॉट बनाएं, एक घर के ठीक बाहर, मान लीजिए आग जैसी स्थिति में सब इकट्ठा हो सकें, और दूसरा पड़ोस के थोड़ा बाहर, अगर कभी इलाका ही खाली करना पड़ जाए। ये एक बहुत छोटी लेकिन जिंदगी बचाने वाली योजना हो सकती है। अब एक और सीन के बारे में सोचिए। आपदा के वक्त अक्सर फोन लाइनें जाम हो जाती हैं। ऐसे में परिवार के लोग एक दूसरे को अपनी खैरियत कैसे बताएंगे? इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है, एक लाइफ लाइन प्लान। परिवार के सभी लोग किसी एक दूर के रिश्तेदार या दोस्त को अपना कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट बना ले। होता यह है कि आपदा के समय लोकल लाइनों के बजाय लॉन्ग डिस्टेंस कॉल अक्सर ज्यादा आसानी से लग जाती हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपदाएं बढ़ रही हैं और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। तो क्या हमारी मौजूदा तैयारी का तरीका काफ़ी है, या फिर हमें सिर्फ तैयार रहने से आगे बढ़कर समाज को और ज़्यादा लचीला और ज़्यादा रेजिलिएंट बनाने के तरीकों पर फिर से सोचने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।